न्यूज, सच जरूरी। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में मेट्रो निर्माण स्थल पर मलबा गिरा, 3 मजदूर घायल। सुप्रिया सुड़े का बयान, शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना पर अंतिम निर्णय महाराष्ट्र सरकार का होगा। चंद्रपुर बस स्टैंड पर मोबाइल चोरी, पुलिस पर एफआईआर न दर्ज करने का आरोप। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। और अब खबरें विस्तार के साथ। मेट्रो निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा, मटेरियल और सपोर्ट गिरने से 3 मजदूर घायल। महाल क्षेत्र में महानगर पालिका की एक निर्माणधीन साइट पर बड़ा हादसा हो गया। निर्माण स्थल पर तेज बारिश के कारण मिट्टी गीली हो गई और सपोर्टिंग मटेरियल खिसक गया, जिससे 2 पैकोन मशीनें मलबे के नीचे दब गई। इस हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए हैं। प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार घायल मजदूरों की पहचान अजित परम नाइक, मनीष नागेश्वर और चिंटू कुमार के रूप में हुई है। घटना उस समय घटी जब सभी मजदूर साइट पर कार्यरत थे। 9:40 ला आलेला आहे, 9:40 ला कॉल आलेला आहे आणि आम्ही घटनास्थळी आल्यानंतर पाहिल्यानंतर म्हणजे जे कोकलँड आहे त्याच्यामध्ये 3 व्यक्ती अडकलेले होते, तर त्यांना बाहेर काढण्यात आलं आणि सपोर्ट वॉल जे आहे ते सपोर्ट वॉल ते कोकलँड वरती पडले नाही का, ते पडल्यानंतर ते मग त्याच्यामध्ये ते व्यक्ती अडकलेले होते, तर त्यांना बाहेर काढण्यात आलं। गंजीपेठ केंद्राचे 5 कर्मचारी आणि कॉटन मार्केटचे 3 कर्मचारी असे 2 केंद्राचे कर्मचारी उपस्थित आहेत। आता सध्या तर बचाव कार्य चालू आहे। म्हणजे जे व्यक्ती होते आम्हाला जे म्हणजे त्यांच्याकडून जी माहिती मिळाली त्याच्यानुसार त्या 3 व्यक्तींना आम्ही बाहेर काढण्यात आले आणि त्यांना मेयो हॉस्पिटलला ॲम्ब्युलन्स मध्ये पाठवण्यात आले। त्यांचे नाव होते अजित परमनिक म्हणून, वय त्यांचं 26 आहे। ते होते ड्रायव्हर होते, ऑपरेटर। दुसरे होते मनीष नागेश्वर आणि तिसरे होते चिंटू कुमार। असे 3 कर्मचारी त्यांचे होते ज्यांना रेस्क्यू केले। ते आता म्हणजे ते सध्या तर म्हणजे त्यांना काय हे नाही म्हणजे जास्त काही लागलेलं नाहीये, पण त्यांना मुक्का मारा लागलेला आहे, तर त्यांना ते हॉस्पिटलला पाठवलेलं आहे। आता ते तिथला सांगता नाही। आता ते मलमा हटवण्यासाठी सर त्याला हायड्रोलिक म्हणजे त्याला मोठ्या मशीन वगैरे लागतील, त्या मशीन येईल तेव्हा ते मलमा हटेल। आता ते बिल्डिंग जे आहे ते विजय केवळ रमानी यांची बिल्डिंग आहे आणि ती बिल्डिंग म्हणजे स्टोर चंदन एंटरप्राइजेस म्हणून आहे। तर तिथे कुणीच नाहीये सध्या। तिथे पोलीस बंदोबस्त म्हणजे पोलीसवाल्यांना म्हणजे त्यांना सांगण्यात आलेले, तर ते तिथे स्टँड आहेत आणि तिथे कोणाला जाण्यास म्हणजे तिथे जाऊ देत नाहीये। बिल्डिंग पूर्ण खंगार झाल्यामुळे ते कधी पण काही होऊ शकते, त्याच्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने तिथे कोणाला जवळपास थांबू देत नाहीये। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। शक्तिपीठ महामार्ग पर सुप्रिया सुड़े का बयान, प्रोजेक्ट पर अंतिम निर्णय महाराष्ट्र सरकार को लेना होगा। शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुड़े ने शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को लेकर आधिकारिक टिप्पणी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इस सड़क परियोजना की लागत अत्यधिक है और इस कारण महाराष्ट्र सरकार के अर्थ विभाग ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। सुप्रिया सुड़े ने बताया कि यह पूरा मामला FRBM कानून से जुड़ा हुआ है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस कानून के अनुसार किसी भी सरकार को राजकोषीय घाटा सीमित रखने के लिए कुल खर्च का केवल 22% ही विशेष योजनाओं पर करना होता है। हॅलो कार्याध्यक्ष भाषण त्या संसदेमध्ये मांडून आपली महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळी छाप, देशामध्ये वेगळी छाप निर्माण करणारे आमचे नेते सन्माननीय सुप्रियाताई हे नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात आले असताच त्यांनी आम्हाला सूचना केली की आम्हाला आल्याच्या नंतर आमच्या सगळ्या पत्रकारांची सोबत आम्हाला हितगुज करायचे, त्यांच्यासोबत मला 2 शब्द बोलायचे असं त्यांनी त्या ठिकाणी आम्हाला सूचना दिली।
त्याच गोष्टीला घेऊन आज इकडे आम्ही छोट्या खाणी पत्रपरिषद घेतली आहे. यावेळेस मी जास्ती वेळ न घेता पुढच्या कार्यक्रमाला पण त्यांना त्या ठिकाणी जायचं आहे. आजचा नागपूरसाठी मोठा दिवस आहे. मुख्यमंत्री इकडे आहे, CGI साहेब इकडे आहे आणि हे सगळे इकडे असताना आपण सगळे इकडे उपस्थित झाले. मी जास्त वेळ न घेता सन्माननीय सुप्रियाताई यांना त्या ठिकाणी माईक देतो व आपण कुठले प्रश्न असतील तर आपण त्या ठिकाणी सुरुवात करू. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। पढ़ते अगली खबर की ओर। चंद्रपुर बस स्टैंड पर मोबाइल चोरी, पुलिस पर FIR दर्ज न करने का आरोप। RTI कार्यकर्ताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। जिले के घुघुस निवासी और इंजीनियरिंग छात्र आदित्य भारत साड़वे के साथ मोबाइल चोरी की घटना घटी जब वो मुर्तजापुर से चंद्रपुर रेलवे स्टेशन होते हुए अपनी माता के साथ बस स्टैंड पहुंचा। बस में चढ़ते ही अज्ञात चोर ने उसका मोबाइल चुरा लिया। सीट पर बैठते ही उसे चोरी का एहसास हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि घटनास्थल से महज कुछ कदमों की दूरी पर रामनगर पुलिस स्टेशन स्थित है, फिर भी चोर बेखौफ है। आदित्य द्वारा दर्ज कराए गए शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और FIR दर्ज करने के बजाय केवल मोबाइल गुम की सामान्य शिकायत दर्ज की। मेरा नाम आदित्य भारत साड़वे है। मैं घुघुस का रहने वाला हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था मुर्तिजापुर से चंद्रपुर तक, तो यहाँ पे मेरा मोबाइल चोरी हुआ है। चोरी कल हुआ है 3 बजे से 3:30 बजे के बीच। फिर इसके बाद मैं रामनगर पुलिस स्टेशन गया, उसमें कंप्लेंट लिखाने गया तो ध्यान नहीं दे रहे थे अच्छे से। उन्होंने कंप्लेंट चोरी की नहीं लिखाई, गुमशुदा करके लिखाई। तो इसकी शिकायत आपने इसके ऑफिस में करे है क्या? हाँ। कब करे? आज। तो अभी आपकी क्या मांगनी है? मुझे मेरा मोबाइल मिल जाए। मेरी SP साहब से मांगनी है ये है कि यहाँ पे चोरी का ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। रोज चोरी हो रही है यहाँ पे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चमक धमक और भक्ति के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। जय जगन्नाथ और हरिबोल के गगनभेदी जय घोष के बीच शुक्रवार 27 जून को चंद्रपुर के स्थानीय सर्कस मैदान के समीप स्थित स्वामी जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस पावन यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान रहे। रथ यात्रा के प्रारंभ से पहले भक्तों ने पूरे मार्ग की सफाई कर झाड़ू लगाई और भगवान के स्वागत के लिए मार्ग को स्वच्छ किया। मृदंग मंजीरों की मधुर धुन पर भक्तजन झूमते और नृत्य करते नजर आए। चारों ओर हरि नाम संकीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया। इस रथ यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए ओडिशा के संबलपुर से आए कलाकारों, जबलपुर के राधा कृष्ण नृत्य मंडल और कालाहांडी भाजा से विशेष प्रस्तुति दी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का नागपुर में भव्य स्वागत। बोले मुख्य न्यायाधीश पद तक पहुंचने में नागपुर का योगदान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण गवई ने शुक्रवार को नागपुर जिला न्यायालय में आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि उनके न्यायिक जीवन की नींव नागपुर में ही पड़ी है और इस शहर ने उन्हें कई महत्वपूर्ण अनुभव दिए जो उन्हें सर्वोच्च न्यायपालिका के शिखर तक ले गए। नागपुर जिला व सत्र न्यायालय में नागपुर जिला अधिवक्ता संघ की ओर से आयोजित इस समारोह में न्यायमूर्ति गवई का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उनकी माता कमलताई गवई, पत्नी डॉक्टर तेजस्विनी गवई तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनेक वरिष्ठ न्यायाधीश उपस्थित थे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ छात्रों के स्वास्थ्य पर भी दिया जाएगा विशेष ध्यान। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके की टिप्पणी। जिस विश्वास के साथ अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी आश्रमशालाओं में दाखिला दिलाते हैं, उस विश्वास को कायम रखना शिक्षकों और विद्यालयों की जिम्मेदारी है। ऐसा स्पष्ट संदेश आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने हिंगना तालुका के कवड़ स्थित आश्रमशाला में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में दिया। इस अवसर पर आयोजित पालक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने तक सीमित न रहे बल्कि बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ उनके पोषण और स्वास्थ्य पर भी गंभीरता से ध्यान दें। कार्यक्रम में सरपंच ऊंचा सावड़े, आदिवासी विकास विभाग की अपर आयुक्त आयुषी सिंह, उपायुक्त दिगंबर चौहान और आदिवासी प्रकल्प अधिकारी नितिन इसोकर उपस्थित थे।
आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। बढ़ते अगली खबर की ओर। बारिश की कमी से चिंतित किसान फसल बुवाई को लेकर असमंजस में पड़े। कोही तहसील में मानसून की दस्तक तो हो चुकी है, लेकिन बारिश की मात्रा किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। खेतों में हल्की फुहारें तो पड़ी है, लेकिन ये पानी फसल बुवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। खेतों की प्यास बुझाने के लिए अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार बना हुआ है। कुछ दिनों पहले मौसम में हल्का बदलाव जरूर देखने को मिला और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, मगर ये वर्षा इतनी कम रही कि उससे खेती का काम शुरू करना मुश्किल हो गया। इससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रिया सुड़े ने रक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। रास्ते में पड़ा कचरा उठाकर दिया स्वच्छता का संदेश। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्याध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुड़े ने नागपुर स्थित दीक्षा भूमि पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अस्थि कलश को वंदन किया और तथा गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान एक विशेष क्षण देखने को मिला, जब दीक्षा भूमि परिसर से बाहर निकलते समय सुप्रिया सुड़े की नजर रास्ते पर गिरे कचरे पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ये कचरा स्वयं उठाया और डस्टबिन खोजते हुए उसे सही स्थान पर फेंकने निकल पड़ी। ये पूरा वाकया एक 57 सेकंड के लाइव वीडियो में कैद हुआ है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पीआई विदर्भ चैप्टर 29 जून को करेगा भव्य इंस्टॉलेशन एवं वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन। दरअसल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया विदर्भ चैप्टर 29 जून को अपनी इंस्टॉलेशन सेरेमनी और वैज्ञानिक सम्मेलन का भव्य आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए न केवल एक शैक्षणिक मंच होगा, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र की नवीनतम प्रगति पर चर्चा करने और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का भी माध्यम बनेगा। इस सम्मेलन के वैज्ञानिक समिति अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मिश्रा तथा सह अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अजा कुकुस्का और डॉक्टर सिप्स देवके का मार्गदर्शन रहेगा। मागच्या 10 वर्षापासून अकोला येथे किडनी रोग तज्ज्ञ म्हणजेच नेफ्रोलॉजिस्ट म्हणून सेवा देतो आहे। मला आपणा सर्वांना आज भेटण्याचा व इंट्रोड्यूस करण्याचा हा जो योग आला, यानिमित्त मनपूर्वक आनंद व्यक्त करतो। परवा 29 जून रोजी रविवारी आमचा पदग्रहण सोहळा हा आहे व लगेचच त्यानंतर दुपारी 3 वाजता एक जनजागरण कार्यक्रम आहे। विषय आहे लठ्ठपणा व निद्रानाश, ज्याला आमच्या सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये स्लीप ॲपनिया आणि ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया आणि मेटाबॉलिक सिंड्रोम असं म्हणतात। या कार्यक्रमाला नागपुरातील व जवळपासच्या सर्व नागरिकांनी कृपा करून उपस्थित राहावे अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो। त्यासोबतच आपल्या घरातील, आपल्या शेजारा पाजारातील काही व्यक्ती असतील जे सकृतदर्शनी आपल्याला थोडे जाडसर दिसतात, अशा सर्व व्यक्तींना देखील आपण या कार्यक्रमाकरता निमंत्रित करावे। हा कार्यक्रम म्हणजे सर्वसामान्य लोकांचे जे रोजमर्राचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्याकरता असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडिया डॉक्टर साहेबांनी सगळं डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे आणि सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींना नम्र विनंती आहे की हा कार्यक्रम जास्तीत जास्त आपल्या मीडियामध्ये प्रसारित व्हावा आणि या कार्यक्रमामध्ये जसं माझे ऑब्झर्वेशन असं आहे की जेवढे कॉन्फरन्सेस होतात त्यांचे शूटिंग मुली करतात, पण नंतर हे कुठेही यूट्यूब चॅनलवर त्याच्यामुळे हे नॉलेज जे आहे ते जास्ती डॉक्टर्सपर्यंत किंवा काय असतं, बरेच डॉक्टर्स येऊ नाही शकत इथे, काही ग्रामीण भागात असतात, प्रत्येकाचे आपले एक वेगळे प्रॉब्लेम आहेत। आता जेवढ्या डॉक्टर्सच्या कॉन्फरन्स बघतो शूटिंग करतात कॅमेरामन, पण हे कुठे यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून वगैरे कुठे समजा प्रसारित झालं तर होऊ शकतं त्याच्या कार्यक्रमानंतर कार्यक्रम वगैरेही गेला तर लोक येणारच नाही काय, त्याच्यानंतर समजा तुम्ही जर त्यांचे लेक्चर्स वगैरे ते शेअर केले, मला असं वाटतं की ते वर्षानुवर्ष नवीन स्टुडंट्सपर्यंत सगळ्यांपर्यंत
पोहोचू शकेल? नाही, हे चांगलं सूचना आहे. यावर आम्ही नक्की प्रॉब्लेम कसा असतो का आमच्या सगळे टेक्निकल जे भाषणं असतात आमचे लँग्वेज आणि मग आम्ही डॉक्टरांच्यासाठी एक किंवा ग्रामीण भागात जे असतात खरं. डॉक्टर पाहिजे असेल. बिलकुल नाही, चांगलं सजेशन आहे. यावर आम्ही नक्की हे करू. समाज माध्यमांपासून जेव्हा जास्त लोकांमध्ये अवेअरनेस आला तेव्हापासून या गोष्टीमध्ये तुम्ही सांगताय तसा बराच बदल घडतो आहे. स्पेशली मोठ्या कॉन्फरन्सेस आणि ज्या नॅशनल कॉन्फरन्सेस असतात त्यांची यूट्यूब चॅनल्स अवेलेबल आहेत. त्याच्यामध्ये स्टुडंटसाठी जे कार्यक्रम होतात, स्पेशली जे वर्कशॉप होतात किंवा जी लेक्चर्स असतात ती यूट्यूब म्हणजे 6-6, 7-7 तासाच्या कार्यक्रमांमध्ये अवेलेबल असतो. आमच्याकडनं आपण स्वागत करतो. आजचा आपल्या प्रेस कॉन्फरन्सचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे API विदर्भ चॅप्टरच्या या सोसायटीचं 2025-26चं इन्स्टॉलेशन सेरेमनी हा येत्या रविवारी हॉटेल सेंटर पॉईंटला सकाळी 9 वाजतापासून होणार आहे. API ही असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडिया विदर्भ चॅप्टर ही बरीच जुनी संस्था आपल्या नागपुरात आणि पूर्ण विदर्भात कार्यरत आहे. संस्थेचं कार्य बरंच मोठं आहे. बरेचसे सामाजिक प्रोग्राम, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसायटी नेहमीच पार पडत राहते. इन्स्टॉलेशनचं स्वरूप मी तुम्हाला थोडंसं सांगतो आहे. कार्यक्रम सकाळी 8:30 वाजतापासून सुरू होणार आहे. या कार्यक्रमाला बरीचशी मान्यवर मंडळी येणार आहेत. त्याच्यापैकी चीफ गेस्ट म्हणून प्रोफेसर मिलिंद नाडकर जे API इंडियाचे इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आहेत. प्रोफेसर मंगेश तिवस्कर जे जापी म्हणजे APIचं जे जर्नल असतं त्याचे ते एडिटर आहेत. आणि डॉक्टर नारायण देवगावकर जे RSSDI नाशिकचे पास्ट चेअरमन आहेत. बरीचशी गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणूनही मान्यवर मंडळी येणार आहेत. त्याच्यापैकी प्रोफेसर अगम वोरा मुंबईवरनं येणार आहेत. हे नॅशनल APIचे जनरल सेक्रेटरी आहेत. डॉक्टर समीर चंद्रात्रे पल्मोनॉलॉजिस्ट नाशिकचे. डॉक्टर अमित सराफ जे API मुंबईचे ऑनररी ट्रेझरर आहेत. डॉक्टर राकेश बदाडे जे जॉईंट सेक्रेटरी आहेत API मुंबई हेडक्वार्टरला. आणि डॉक्टर चरण बाले जे डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजीचे HOD आहेत DY पाटील मेडिकल कॉलेज पुणेला. अशी बरीचशी मान्यवर मंडळी ह्या कार्यक्रमाकरता येणार आहेत. प्रोग्राम सकाळी 8, 8:30 वाजतापासून क्लिनिकल केसेसपासून सुरू होणार. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण ज्या लोकांनी बरंचसं भरघोस कार्य केलं आहे, अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय सेवेत जे लोक कार्यरत आहेत तर त्यांच्या आपण दरवर्षी बेस्ट टीचर अवॉर्ड्सही आपण फेलिसिटेट करतो. तर त्या टीचर्सचं जे बेस्ट टीचर अवॉर्ड तोसुद्धा हा कार्यक्रमाचा भाग आहे. मुख्य महत्त्वाचा गेस्ट लेक्चर झाल्यानंतर इन्स्टॉलेशन सेरेमनी जवळपास 10:30-11 सुरू होणार. दुपारच्या वेळेस इन्स्टॉलेशन सेरेमनीनंतर आपण पब्लिक अवेअरनेस प्रोग्राम घेतो आहे. यावेळेसच्या पब्लिक अवेअरनेसचा नॅशनल थीमसोबतच आपण सोबत हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे, लठ्ठपणा आणि निद्रानाश. येणाऱ्या या बऱ्याचशा वर्षांमध्ये आपण पाहतो आहे की भारतात स्पेशली तरुण लोकांमध्ये लठ्ठपणाचं प्रमाण बरंच वाढतं आहे. निद्रानाश आणि निद्रेशी संबंधित विकार याबद्दल समाजात बरंचसं कमी ज्ञान आहे. तर त्याच्याशी संबंधित पब्लिक अवेअरनेस प्रोग्राम आपण ठेवतो आहे. बऱ्याचशा संस्था ज्या आहेत त्यासुद्धा या कार्यक्रमात आपल्याला जॉईन करणार आहेत. त्याच्यापैकी बहुजन हिताय संघ, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेल्थ ऑर्गनायझेशन, संविधान फाउंडेशन, आवाज इंडिया TV ही सगळी लोकं आपल्याला या कार्यक्रमामध्ये जॉईन करणार आहेत. पब्लिक फोरमचा कार्यक्रम झाल्यानंतर या कार्यक्रमाची आपण सांगता करणार आहोत. तर असं हे या कार्यक्रमाचं एक संक्षिप्त रूप आहे. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भामाशाह जयंती समारोह में दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भामाशाह की जयंती के अवसर पर लोक भवन ऑडिटोरियम लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में महादानी भामाशाह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन व्यापारियों को भामाशाह सम्मान प्रदान करेंगे जो राज्यों में उच्च राजस्व कर का भुगतान करते हैं। ये सम्मान व्यापारिक समुदाय के प्रति सरकार की मान्यता और समर्थन को दर्शाता है। भामाशाह जिन्होंने अपनी उदारता और समाज सेवा के लिए इतिहास में अपना स्थान बनाया की स्मृति में यह आयोजन आयोजित किया गया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी। और बढ़ते अब अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा में एसएसपी कुलबीर सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने का दिया भरोसा, तीर्थयात्रियों से कट ऑफ टाइमिंग्स का पालन करने की अपील। एसएसपी कुलबीर सिंह ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम शामिल है। वास्तव में इस बार हमने पिछले साल से भी ज्यादा मजबूत सुरक्षा तैनाती सुनिश्चित की है। सभी कार्य जहां भी करने थे पूरे कर लिए गए। मुझे उम्मीद है कि यात्रा सुचारू रूप से पूरी होगी। हालांकि मैं तीर्थयात्रियों के खास आग्रह करना चाहता हूं, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कृपया कट ऑफ टाइमिंग्स का कड़ाई से पालन किया जाए। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के जितने भी इंतजाम ज़रूरी थे वो सभी हमने कर लिए हैं। जितने भी मुझे लगता है पिछले साल से कहीं ज़्यादा हमने मजबूत सिक्योरिटी लगाई हुई है। किस किस जगह पे क्या क्या करना और क्या क्या इंतजाम करने हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और जो हमेशा यहाँ से रिक्वेस्ट होती है वही मैं भी करूँगा, वो ये है कि कट ऑफ टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग का ध्यान सभी रखें। सभी यात्रीगण से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि उसका पूरा ध्यान रखें। कट ऑफ टाइमिंग, जो भी गाड़ी 2 बजे तक चंद्रकोट क्रॉस करेगी उसी को आगे जाने की इजाज़त होगी और 2 बजे के बाद भी जो गाड़ी आएगी उसको चंद्रकोट में रुकना पड़ेगा। वहाँ पे उनके रहने का और खाने पीने का मुफ्त का इंतजाम किए गए हैं। और अगर 3 बजे तक आप बानिहाल नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो फिर भी वहाँ पे लांबर ग्राउंड में रुकने का इंतज़ाम है, जहाँ खाना पीना रहना उनका जो है वो फ्री में इंतजाम रहेंगे। इन कट ऑफ टाइमिंग के अलावा ना आने की कोशिश करें ताकि आपकी यात्रा सुखद हो पाए। एक और भी रिक्वेस्ट रहेगी रामबन के सभी लोगों से मेरी कि हर साल की तरह आप इस साल भी यात्रा को यहाँ से आपके यहाँ से चलेगी और हमेशा आप कोऑपरेट करते रहें। इस साल भी आप कोऑपरेट कीजिए। हमारी कुछ जो लेटरल लाइंस हैं जो भी इंटरसेप्ट करती हैं नेशनल हाईवे के ऊपर, उनके ऊपर ड्यूरिंग यात्रा स्ट्रिक्ट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी और उस दौरान में उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हमें कोऑपरेट करें। हर साल की तरह इस साल भी कोऑपरेट करें सो दैट हम यात्रा को भी किसी भी गैर खतरे के आगे निकाल पाएँ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। धन के नाम पर अत्याचारों पर भारत ने लिया सख्त कदम, बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल का बयान। बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा कि पहले धर्म के आधार पर अत्याचार किए जाते थे, लोगों को उनकी पत्नियों और छोटे बच्चों के सामने मार दिया जाता था। उस वक्त पूरा देश एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो भारत करेगा, और हमने किया। हमने पाकिस्तान के अंदर गहराई में 9 आतंकवादी शिविरों को तबाह किया, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के शिविर भी शामिल थे। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है और ख़ासकर चेनाब के ऊपर से जो ब्रिज आया है, जो दुनिया में एक अजूबा है और उस पर इतना डिमांड है उस पर चलने की कि मैं अपने कमेटी को ले करके जाना चाहता था श्रीनगर इसी उससे, लेकिन इतनी हैवी बुकिंग है। 15-20 दिन पहले हमने चाहा लेकिन हमारे सांसदों को उसमें बुकिंग नहीं मिल पाई। तो इसके बनने से जिस तरह कश्मीर से कन्याकुमारी को जो हम कहते थे उसको मोदी जी ने चरितार्थ किया है और इस रैपिड ट्रांसपोर्ट से जो कश्मीर का सेब है दुनिया में प्रसिद्ध है, चेरी है, खुमानी है, बादाम है, अखरोट है, जितने ये प्रोडक्ट हैं जो पहले जाते थे तो ख़राब होने के चांसेस होते थे, अब जो फास्ट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हुई है उससे वो भारत के कोने कोने में विदेश में पहुंचेंगे, एक्सपोर्ट होंगे। तो उसका पूरा फ़ायदा कश्मीर के लोगों को होगा। जो 2019 तक कितनी सरकारें आईं उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की और आज कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिकल 370 219 में हटा 2019 में और आज 6 साल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जम्मू कश्मीर के विकास में। वो हमारे देश के लिए ऐसा था जब धर्म के आधार पर अलग करके हत्या की गई और उनकी पत्नियों के सामने, उनके छोटे बच्चों के सामने उस समय पूरा देश एक होकर के कहा कि हमें बदला लेना है। मोदी जी ने कहा हम आतंकवादियों से बदला लेंगे, उनके ठिकानों को हम मटिया मेट कर देंगे
और हम 15 दिन का समय दिए पाकिस्तान को, तुम कार्रवाई करो। नहीं किए तो उनके 9 आतंकी ठिकानों को, जिसमें खासकर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा को हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, डीप पाकिस्तान में जाकर के मारा। हमने केवल उनके सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, 100 से ज़्यादा आतंकवादी हमने मारे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिम्मत की हमारे यहाँ हमला करने की, हमारे सिविलियंस पर, हमारे कुछ प्रतिष्ठानों पर, तो भारत को भी अपनी प्रत्यक्षा में जवाब देना पड़ा और उनके मिसाइल्स, उनके प्लेन, हमने उनके हमले को नाकाम कर दिया और उनके 11 एयर बेसेस। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का बयान कि 2025 में पार्टी ने संगठन मजबूत करने पर दिया था खास जोर। बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि साल 2025 की शुरुआत के साथ ही हमारी पार्टी ने देश भर में संगठन की समीक्षा करने के साथ पार्टी की सभी स्तरों की संरचना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। हमारी पार्टी फिलहाल पूरे देश में अपनी समर्थक आधार को मजबूत करने में पूरी तरह लगी हुई है। अन्य पार्टियों के विपरीत हमने पार्टी और आंदोलन की गतिविधियों को केवल मीडिया और प्रचार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि हमारा कार्य जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू हो। गहरे सोच विचार के बाद ही देश में लागू किया गया है और अब उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई और छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, बल्कि ये घोर अनुचित होगा। बीएसपी की ये इन पार्टियों को सलाह भी है, किंतु ये अति दुखद है कि देश को भारतीय संविधान के मामले में बार बार ऐसी अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और इस संदर्भ में बीएसपी को इन पार्टियों के विरुद्ध ऐसा लगता है कि अब हमें भी अपनी आवाज़ देश भर में जरूर उठानी पड़ेगी, बशर्ते यदि इन्होंने अपने संविधान विरोधी चेहरे को जल्दी नहीं बदला। यदि ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहा तो फिर जो दबे कुचले लोग हैं, इस देश के वीकर सेक्शन के लोग हैं, खास तौर से जिनको भारतीय संविधान के तहत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो फिर उनको जरूर आगे आना होगा। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश के कई राज्यों में आए दिन भाषा के नाम पर की जा रही राजनीति भी कोई ठीक नहीं है, जबकि संविधान की मूल भावना के अनुसार सभी भाषाओं को सम्मान देना जरूरी है। भाषा को लेकर बुद्धिजीवियों के बीच बहस होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मामले में सरकारों व पार्टियों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव होना देश व जनहित में ठीक नहीं है। साथ ही वोटर लिस्ट में भी सुधार को लेकर जो किस्म किस्म की भ्रामक बातें कही जा रही हैं, तो उसे भी केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी स्थिति को जरूर स्पष्ट करना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए, ताकि इस अभियान का सही मुख्य लक्ष्य हासिल हो सके। जहां तक पिछले कुछ समय से देश में कई धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जो जातीय उन्माद, टकराव व हिंसा की स्थिति पैदा की जा रही है तथा कहीं जातिवादी मानसिकता के तहत खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का जो शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाली वास्तव में संविधान की सही मंशा के विरुद्ध ये कार्य होगा, तो इसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिससे सभी को बचना चाहिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी। और अब देखते हैं अगली खबर। बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता का टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर बड़ा हमला, कहा टीएमसी के सभी नेता गुंडे हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीएमसी के सभी नेता गुंडे हैं और उनकी राजनीति महिलाओं को जेल में डालने, अत्याचार करने और गरीबों को प्रताड़ित करने पर आधारित है। ये लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण का अपमान है। और मुझे आश्चर्य होता है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं महिला है, ममता दीदी, और स्वयं महिला होकर के महिलाओं का बलात्कार करवा रही है, ये तो महिलाओं का निर्मम हत्या करवा रही है, लोकतंत्र की हत्या करवा रही है, मातृशक्ति की हत्या करवा रही है। और उनके जो सांसद है कल्याण बनर्जी, वो क्या बोल रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों की रक्षा करें। टीएमसी के जितने भी नेता हैं वो गुंडे पाल रखे हैं और उनका राजनीति उसी पे चलता है कि महिलाओं का बलात्कार चलो करो, उसको जेल भेजो, गरीबों को सताओ, ममता दीदी को बढ़ाओ। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का अपमान है, नारी शक्ति का अपमान है। आप बताइए, उन महिला का बलात्कार करके और उनके सांसद कल्याण बनर्जी उस बलात्कारी के पक्ष में है। अभी हाल ही में हुआ था घटना, पूरा देश सिहर गया था, पूरा देश का रोंगटे खड़े हो गए थे, फिर भी ममता दीदी को शर्म नहीं आता। मुझे लगता है कि ममता सिर्फ नाम है, अब महिलाओं का जो वो दशा करवा रही हैं, बलात्कार करवा रही हैं, उनको अपना नाम भी बदलना चाहिए। वो ममता तो है ही नहीं, ममता तो देवी होती है, लक्ष्मी होती है, महिलाओं को संरक्षण देती हैं, लेकिन वो तो उल्टा कर रही हैं, महिलाओं का विनाश कर रही है, अपमान कर रही हैं और बलात्कार करवा रही हैं। तो देश देख रहा है ममता दीदी का सिंहासन अब खत्म होने वाला है, उसका खाता नहीं खुलने वाला है। लेकिन एक महिला का जो अपमान हुआ है ये नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, ये मातृशक्ति नहीं छोड़ने वाली है ममता दीदी को, जो इस तरह का वो कुकृत्य करवा रही है। और आए दिन बार बार कभी छात्रा का, कभी महिला का, कभी गरीबों के घर में अपने टीएमसी के राजनीतिक गुंडों को भेज करके वो बलात्कार करा रही है। तो आपके माध्यम से ममता दीदी को कहना चाह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बांध करके आप इस्तीफा दीजिए, आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं, आप एक मुख्यमंत्री हैं लेकिन महिला को आप सड़कों पे बलात्कार करा रहे हैं, उनके घर में आपके टीएमसी के राजनीतिक गुंडों को भेज रहे हैं। थोड़ा भी इंसानियत है, थोड़ा भी शर्म है तो अभी इस्तीफा दो। और हमारी वो बेटियां जो आहुति चढ़ गई बलात्कार की, उनका क्या होगा, उनको कौन देखने वाला है। इसीलिए ममता दीदी मुर्दाबाद, बंगाल की शासन मुर्दाबाद, और मातृशक्ति के न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव आगे रहा है और इसके लिए आंदोलन छिड़ेगा और ममता की गद्दी को हटा से छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहती है कि सपा और अखिलेश यादव की पहचान है जातीय राजनीति और वोट बैंक, अपीसमेंट। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का मूल स्वभाव ही जाति राजनीति और अपीसमेंट पर आधारित है। ये हमेशा जाति की बात करेंगे, हमेशा अपीसमेंट की बात करेंगे, इनके बिना ये कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव के लिए जातिवाद और अपीसमेंट सर्वोच्च धर्म है। इसके विपरीत बीजेपी अखंड मानवतावाद और अंत्योदय के सिद्धांतों पर विश्वास करती है, यही हमारे आदर्श है। देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की इस पार्टी की जो नींव है वो जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। तो फिर वो जातिवाद की बात करेंगे ही, तुष्टीकरण की बात करेंगे ही। अगर तुष्टीकरण और जातिवाद को छोड़ दें तो जीरो है अखिलेश यादव जी, तो उनका परम धर्म जातिवाद और तुष्टीकरण है। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद और अंत्योदय, इन दो खम्भों पर टिकी हुई है। तो हम एकात्म मानववाद की बात करेंगे, हम अंत्योदय की बात करेंगे। इटावा में जो घटना हुई वो निकटता से मैंने उसे समझा है। आपको शायद याद होगा कि बेस बदल करके
चारों वेदों का पंडित ब्राह्मण भी सीता जी की चोरी करने आया था, तो उसे रामायण में लिखा, इत उत चितय चला भड़े आई सो 10 शीस स्वान की नाई। कुत्ता कह दिया, लेकिन किसी ब्राह्मण ने गोस्वामी जी को ये नहीं कहा कि तुमने हमारे चारों वेदों के पंडित ब्राह्मण को कुत्ता क्यों कह दिया। सबने स्वीकार किया। राम ठाकुर थे और ठाकुर राम ने रावण को मारा, तो ब्राह्मणों ने राम जी का पुतला तो नहीं जलाया कि तुमने हमारे पंडितों को मार दिया। तो सनातन एक बहुत बड़ा धर्म है, सबको समाहित करने वाला है। हमारे यहाँ जातिवाद का स्थान नहीं है, तुष्टीकरण का स्थान नहीं है। भारतीय दर्शन संस्कृति में अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी है जो जातिवाद की बात करते हैं, कभी सुमन जी को लेके, कभी इटावा के कुछ यादवों को लेके। अखिलेश को ये ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति जिनकी वो चर्चा करते हैं, 2 आईडी 2 आधार उनके पास, एक में पंडित हैं, एक में यादव हैं। जब सुखदेव जी महाराज निषाद समाज के सबसे बड़े कथावाचक हैं, तो यादव को कथा करने से कौन रोक रहा है? लेकिन आप पंडित बन करके कथा क्यों कर रहे हो? ये तो आपने रोहनियों की तरह, आतंकियों की तरह वेश बदल लिया। तो वेश बदल करके रावण आया तो हमने रावण को भी स्वीकार नहीं किया। वेश बदल करके कोई गुंडा साधु बन के आता है तो उसका भी अपमान होता है, उसका भी सम्मान नहीं हो सकता। आप जो हैं यथार्थ में, अब बाबाराव भीमराव अंबेडकर साहब तो दलित समाज से आते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति, हर एक समझदार राजनेता, गैर राजनेता और एक बहुत बड़ा समुदाय बाबाराव भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करता है। किस लिए? वो विद्वान थे, संविधान के निर्माता थे, वो ब्राह्मण तो थे नहीं। और अच्छी बात है कि ब्राह्मण ने उनको पढ़ाया लिखाया। वो ब्राह्मण ने कभी नहीं सोचा दलित हैं तो जो पढ़ा लिखा के विद्वान क्यों बनाए। तो ये जो ब्राह्मण बनाम यादव, यादव बनाम ब्राह्मण और तुष्टीकरण हिंदू और मुसलमान, इसकी राजनीति जो अखिलेश जी कर रहे हैं, इन पर ही भारी पड़ने वाली है। जनता अब जाग चुकी है। भाजपा का कार्ड किसी के पास नहीं है। मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वेदों में जो लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, सनातन जैसा कोई संगठन दूसरा है नहीं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी पढ़े लिखे हमको समझते हैं, तो उनसे आग्रह करना चाहेंगे समाज में विष घोलना बंद करें। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और पत्नी प्रीति अडानी ने पुरी भगवान में जगन्नाथ रथ यात्रा में सेवा भाव से भाग लिया। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी पत्नी प्रीति अडानी ने भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक माना जाता है, जिसमें लाखों भक्तजन शामिल होते हैं। गौतम अडानी और प्रीति अडानी ने रथ यात्रा के दौरान स्वयं सेवा की, जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं की मदद की और उत्सव की व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। उनकी ये सेवा श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक रही, जिससे आयोजन और भी सफल और सुचारू हुआ है। हरी बोल, जय जगन्नाथ की बड़ा बड़ा मुश्किल महाराज बाहर को बड़ा बड़ा मुश्किल छाड़ीले से जिबे छाड़ीले अन्य वाला जिबे चलो प्रभु जगन्नाथ जी से ऐसा है कि मैंने सब कुछ पाया है, मेरे पास कुछ नहीं था और लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से आज सब कुछ है। और मैंने
अपने भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य और उड़ीसा के उत्थान के लिए मैं भगवान जगन्नाथ से कि कैसे निरंतर अपना देश प्रगति करता रहे और उसका फल सर्व लोगों को मिले, उसकी प्रार्थना किया। देखो, मैं यहाँ पूरी व्यवस्था देखा तो पुरी का प्रशासन, उड़ीसा गवर्नमेंट, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह से ये पूरा रथ यात्रा का आयोजन और बहुत अच्छी तरह से किया है, तो मैं सबके वती में उनको अभिवादन देना चाहता हूँ।